सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवां। पार्ट 19। महफूज मंसूबा तो यही था कि वो डाकुओं की किसी वारदात पर जाने का इंतजार करें। जब वो वहां से चले जाएं तो वो ऊपर जाकर नजमी का सुराग लगाए और उसे फरार करवा कर वहां से अपने साथ ले जाए। वो 2-1 डाकुओं का मुकाबला कर सकता था और उन्हें ठिकाने भी लगा सकता था, लेकिन तमाम डाकुओं की मौजूदगी में वो ये काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसे एक निहायत बेहतर और होशियारी से तैयार की गई हिकमत अमली की जरूरत थी। नदीम सारा दिन उस खो में बैठा रात होने का इंतजार करता रहा। उसका ख्याल था कि मुमकिन है डाकू अपने सरदार के हमरा रात के वक्त वारदात करने अपनी कमीनगाह से निकले। दोपहर के बाद वो थोड़ी देर के लिए खो से निकलकर दरख्तों और झाड़ियों में बहुत चौकस होकर इधर उधर टहलता रहा और दोबारा वापस खो में आकर बैठ गया। दोपहर को भी उसने डबल रोटी खाकर अपना पेट भर लिया था। सेठ जब्बार ने उसे डबल रोटी देकर उस पर बड़ा एहसान किया था। उसके कैनवस के थैले में अभी इतनी डबल रोटी बाकी बची थी जिससे वो मजीद 2 दिन गुजारा कर सकता था। मछली के 6-7 कतले भी थे। नदीम ने फैसला किया कि अब वो पेट भरकर नहीं खाएगा, बल्कि थोड़ी थोड़ी डबल रोटी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था कि अभी उसे कितना वक्त गुजारना पड़ेगा। दोपहर के वक्त नदीम थोड़ी देर के लिए सो गया। जब उसकी आंख खुली तो टीले के ढलान के दरख्तों पर गुरूब आफताब के वक्त सुर्ख सूरज की आखिरी किरणें अपना दामन खींच रही थीं। परिंदे बसेरा करते वक्त शोर मचा रहे थे। दरख्तों और झाड़ियों के नीचे अंधेरा छाने लगा था। नदीम खो से बाहर निकल कर आया। उसने चट्टान के पीछे से टीले की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते को देखा। यह रास्ता नीचे से ऊपर तक सुनसान पड़ा था। अचानक एक तरफ से खूबसूरत हिरन उछलकर कच्ची सड़क के बीच आकर खड़ा हो गया। दाएं बाएं गर्दन मोड़कर देखा, फिर पीहू की आवाज निकाली और छलांग लगाकर सामने वाली झाड़ियों में गायब हो गया। थोड़ी ही देर में जंगल में अंधेरे की हुक्मरानी हो गई और टीले की झाड़ियों में भी ऊपर से नीचे तक सन्नाटा छा गया। नदीम ने थोड़ी सी डबल रोटी और मछली का कतला खाया, पत्थरों के पास जाकर पानी पिया और खो में आकर सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। वो सारी रात जागना चाहता था ताकि जब डाकू कमीनगाह से निकलकर नीचे जाए तो उसे इल्म हो सके, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद नींद ने उस पर हमला कर दिया। नदीम ने सिगरेट पर सिगरेट फूंकने शुरू कर दिए, फिर उसने सिगरेट पीने भी बंद कर दिए। उसे अचानक ख्याल आया कि सिगरेट के धुएं की बू से आसपास छुपे हुए किसी भी शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती है। वो ऊपर वाली डाकुओं की कमीनगाह से ज्यादा दूर नहीं था और 2-4 डाकू जरूर कमीनगाह से कुछ नीचे आकर पहरे पर मौजूद होंगे। नदीम ने इतना जरूर किया कि खो के बाहर खुश्क पत्ते जमा करके हल्की सी धूनी लगा दी। उसकी वजह से मच्छरों की तकलीफदेह अलगार खत्म हो गई। पत्तों के धुएं की खुशबू इतनी खतरनाक नहीं थी। जंगल में नीचे मजदूरों की झुग्गियां थी, ये धुनी की खुशबू वहां से भी आ सकती थी। जो जो रात गहरी हो रही थी, जंगल का सन्नाटा ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। उसके बाद जंगल की मखसूस आवाजें कभी कभी उभरने लगी। उनमें किसी हिरन की आवाज, किसी जानवर के पाँव की आवाज और दूर नीचे वादी से कभी कभी आने वाली किसी उल्लू की आसेबी आवाज भी शामिल थी। शेर की आवाज उसके बाद फिर सुनाई नहीं दी थी। नदीम को एक बार बीच में नींद भी आ गई, लेकिन जल्द ही वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और खो से निकलकर चट्टान के पास आ गया। कच्चा रास्ता तारों भरी रात की धुंधली फीकी रोशनी के सलेटी रंग के गुबार में कहकशां की तरह लग रहा था जो जमीन पर आकर बिछ गई हो। नदीम ने ऊपर टीले की चोटी की तरफ निगाह डाली। ऊपर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। नदीम खामोशी से खो में वापस आकर बैठ गया और नींद के खिलाफ उसकी जंग शुरू हो गई। उसे ख्याल आया कि ऐसा भी हो सकता है डाकू आज रात कोई वारदात करने कमीनगाह से ना निकले, लेकिन नदीम को बहरहाल जागना था, क्योंकि यह एक चांस था और नदीम ये चांस जरूर लेना चाहता था। अगर डाकू आज की रात वारदात करने नहीं जाते तो नदीम दिन के वक्त खो में सोकर अपनी नींद पूरी कर सकता था। उसने तंग आकर सिगरेट सुलगा लिया और उसके हल्के हल्के कश लेने लगा। खो के बाहर खुश्क पत्तों की धुनी बिछ गई थी और मच्छरों ने फिर हमला कर दिया था। नदीम ने मच्छरों के हमले का खैर मकदम किया। इस तरह से वो सो नहीं सकता था। कुछ मालूम नहीं था कि रात कितनी गुजर गई है। वो अपने कैनवस के थैले से टेक लगाए खो में बैठा सिगरेट के हल्के हल्के कश लगाते हुए नजमी के बारे में सोच रहा था कि यकदम उसके कान खड़े हो गए। सिगरेट उसके होठों के पास वहीं रुक गया। वो दूर से आती हुई घोड़ों की टापों की आवाजें सुन रहा था। ये आवाज ऊपर टीले की तरफ से करीब आती महसूस हो रही थी। नदीम ने सिगरेट फेंका और खो से निकलकर चट्टान की ओट में छुपकर कच्चे रास्ते की तरफ देखने लगा। घोड़ों की टापों की आवाज मजीद करीब आ गई थी। फिर 6-7 घोड़े दौड़ते हुए उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। ये डाकू ही थे जो अपने सरदार के साथ कोई वारदात करने जा रहे थे। कुदरत ने नदीम को नजमी के पास जाने का एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। जब घोड़ों की आवाज दूर नीचे वादी में जाकर खामोश हो गई तो नदीम ने कैनवस का वो थैला वहीं खो में पड़ा रहने दिया।
पिस्तौल निकालकर मैगजीन को चेक किया, मजीद 6-7 गोलियां अपनी जेब में डाली और खो से निकलकर चट्टान की ओट से होता हुआ कच्चे रास्ते पर आकर उसके किनारे की झाड़ियों में आ गया। एक पल के लिए उसने रुककर अंधेरी फिजा का जायजा लिया। किसी तरफ कोई आवाज नहीं थी। ऊपर टीले की चोटी तारीकी में डूबी हुई थी। नदीम को यूं महसूस हुआ जैसे नजमी टीले की चोटी पर जंजीरों में जकड़ी उसे अपनी तरफ बुला रही है। नदीम ने अल्लाह का नाम लिया और झाड़ियों की ओट में होता हुआ टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। नदीम टीले के कच्चे रास्ते से हटकर ऊपर चढ़ रहा था। आसमान पर चमकते हुए सितारे उसे जैसे टिकटिकी बांधे देख रहे थे। जंगल की रात सांस रोके हुए थी। अंधेरे में नदीम एक एक कदम बड़ी एहतियात से उठा रहा था। टीले की चढ़ाई हमवार नहीं थी। जगह जगह गड्ढे और खाइयां उसका रास्ता रोक रही थी, मगर नदीम बराबर आगे बढ़ रहा था। कुछ और चलने के बाद कच्चा रास्ता टीले के पहलू में दाएं जाने मुड़ गया। नदीम भी उसके साथ ही दूसरी तरफ वाली झाड़ियों में आ गया। वो इस बात का खास तौर पर ख्याल रख रहा था कि उसके चलने से खुश्क पत्तों की आवाज पैदा ना हो। केकर ऐसे छतरीदार दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ अंधेरा काफी गहरा था, लेकिन नदीम की आंखें सितारों की रोशनी में रास्ता तलाश करने की आदी हो चुकी थी। एक जगह झाड़ियों में से निकलकर वो कच्चे रास्ते पर आ गया। उसने ऊपर निगाह डाली तो देखा कि टीले की चोटी बहुत करीब आ गई थी। अब उसे बहुत एहतियात की जरूरत थी, क्योंकि वहाँ किसी भी जगह डाकू पहरे पर मौजूद हो सकते थे। नदीम अंधेरे में आंखें फाड़े एक एक झाड़ी, एक एक दरख्त को गौर से देखता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। एक जगह वो सांस लेने के लिए दरख्त की ओट में बैठ गया। उसने खामोशी से गौर से सुनने की कोशिश की। कहीं कोई जरा सी भी आवाज नहीं आ रही थी। वो उठा और दोबारा एक एक कदम करके चढ़ाई चढ़ने लगा। जब टीले की चोटी के छतरीदार दरख्त अंधेरे में उसे करीब दिखाई देने लगे तो वो कच्चे रास्ते से हटकर पहलू में बाएं जानिब चला गया। वो डाकुओं के रास्ते से दूर जाकर चोटी के अकब में निकलना चाहता था, क्योंकि यकीनी बात थी कि जहाँ रास्ता खत्म होगा वहाँ 2-3 डाकू पहरा जरूर दे रहे होंगे। जंगली झाड़ियों में रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था, बल्कि वहां कोई रास्ता ही नहीं था। नदीम को खुद रास्ता बनाकर चलना पड़ रहा था। अब वो दबे पांव चढ़ाई चढ़ने लगा। वो निस दायरे में चक्कर काटकर टीले की चोटी के अकब में एक ऐसी जगह आ गया जहां जमीन हमवार थी और एक तरफ जरा ऊपर टीले की चोटी थी। ये हमवार तख्ता कुदरती तौर पर एक टेरेस की शक्ल में बना हुआ था। यहाँ ऊंचे नीचे दरख्त और लंबी घास उगी हुई थी। नदीम जरा आगे गया तो उसने छोटी सी पहाड़ी नदी को देखा, जो खुदा जाने किधर से बल खाती हुई टीले के गिर्द लिपटती दाएं जानिब घूम गई थी। ये वही नदी थी जहां सुबह के वक्त नजमी को 2 डाकू नहलाने के लिए लाया करते थे और जिसमें गोता लगाकर नजमी ने फरार होने की कोशिश की थी। नदीम चुपके से नदी के किनारे बैठकर टीले की चोटी की तरफ देखने लगा, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। वहां अंधेरे और खामोशी का राज था। नदीम अंधेरे में बिल्कुल साकित बैठा ऊपर तकते हुए सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए और टीले के ऊपर किस तरफ जाना चाहिए। अभी तक वहां उसे कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिया था। किसी के खांसने की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। नदी के किनारे काई की ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। नदीम उस घास के अंदर चुपचाप बैठा था। ठंडी हवा के हल्के हल्के झोंके नदीम को छूकर ऊपर की तरफ जा रहे थे। अचानक नदीम ने हवा में तंबाकू की बू महसूस की। उसने जल्दी से अपना सर नीचे कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। ये किसी घटिया तंबाकू की बू थी। यकीनन कोई करीबी मौजूद था। नदीम आंखों को सुकेड़कर सामने उन झाड़ियों की तरफ देखने लगा जो नीचे से ऊपर जाती थीं। उसे किसी मर्द के आहिस्ता से हंसने की आवाज सुनाई दी। नदीम ने अपना सांस रोक लिया। फिर उसे झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। उसके साथ ही किसी ने हिंदी जुबान में दूसरे से कहा कि ऊपर चलकर चाय पीते हैं। दूसरे ने उसे गाली देकर कहा कि मान सिंह को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं, चुपके से राउंड लगाते रहो। फिर झाड़ियों में से 2 इंसानी साए निकलकर सामने आ गए। उनमें से एक साया सिगरेट पी रहा था। अंधेरे में नदीम ने गौर से देखा कि उनके कांधों से राइफलें लटक रही थी। ये डाकू पीछे पहरा दे रहे थे और अपने राउंड पर थे। वो बातें करते नदीम के सामने से गुजरकर नदी के किनारे किनारे चलते दूर अंधेरे में गायब हो गए। नदीम ने गहरा इत्मीनान का सांस लिया। ये बंगाली नहीं थे। सेठ जब्बार ने ठीक कहा था कि मान सिंह डकैत मध्य प्रदेश का रहने वाला था और उसके साथी भी उसी सूबे के थे। उनकी बातों से एक बात वाज़ेह हो गई थी कि वो अभी ऊपर नहीं जा रहे। नदीम ने मौका गनीमत जाना और नदी किनारे की ऊंची घास से निकलकर ऊपर चोटी की तरफ चलने लगा। उसे ये धड़का जरूर लगा था कि कहीं ऊपर दूसरे डाकू पहरे पर ना हो, मगर अब वो रुक नहीं सकता था। बेहद एहतियात के साथ चढ़ाई चढ़ते हुए वो टीले के ऊपर हमवार जगह पर पहुंच गया। यहाँ उसे कुशादा जगह नजर आई जहाँ एक तरफ लकड़ियों का ढेर लगा था। नदीम एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर जायजा लेने लगा। सितारों की धीमी रोशनी में उसे वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मगर ये कैसे हो सकता था? क्या सभी डाकू वारदात करने गए थे? वो ये सोच ही रहा था कि सामने एक खो के अंधेरे में उसे 2 इंसानी साए बाहर निकलते दिखाई दिए। उनमें से एक ने करख लहजे में दूसरे से पूछा कि चाय में गुड़ डाला था या नहीं। दूसरी डाकू की आवाज आई, अबे साले पी कर तो देख ले।
वो दोनों अंधेरे में ही एक तरफ बैठ गए। नदीम ने अंधेरे में गौर से देखा। दोनों के हाथों में चाय के मग या ग्लास थे। वो धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें भी करने लगे। नदीम को उनकी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। बहुत जल्द नदीम ने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ सिर्फ 2 ही डाकू हैं। 2 डाकू टीले के इर्द गिर्द चल फिर कर पहरा दे रहे थे। वो डाकू मान सिंह की खुफिया कमीनगाह में पहुंच चुका था। अब उसे ये मालूम करना था कि नजमी को उन लोगों ने कहाँ कैद में डाल रखा है और क्या वहां भी कोई बाहर पहरा दे रहा है या नहीं। नदीम को अंधेरे में वहां सामने मट्टी का एक ऊंचा सा तोदा दिखाई दे रहा था, जिसके बाहर एक तरफ दोनों डाकू बैठे चाय पीते हुए मध्यम आवाज में बातें कर रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था। ये खतरा भी था कि जो 2 डाकू नीचे पहरा दे रहे हैं वो भी चाय पीने ऊपर ना आ जाए। दूसरा खतरा ये भी सर पर मंडला रहा था कि कहीं मान सिंह डकैत अपने साथियों के हमरा वारदात करने के बाद वापस ना आ जाए। नदीम एक तरह से मौत के मुंह में आकर बैठ गया था। इतने में दोनों डाकू सिगरेट बीड़ी सुलगाने के बाद उठे और कदम कदम चलते एक जगह झाड़ियों के पास आकर रुक गए। उनमें से एक ने कहा, जयसिंह चलो, नीचे का चक्कर लगाया है, आज इधर पहरे पर कोई नहीं है। दूसरा बोला, अरे साले, उस चमचम बाई को यहीं छोड़ दे क्या? पहले डाकू ने गाली देकर कहा कि वो तो रस्सियों में जकड़ी हुई है, साली भागकर कहाँ जाएगी। नदीम ये गुफ्तगू गौर से सुन रहा था। दोनों डाकू झाड़ियों के करीब से होकर ढलानी रास्ते पर उतर गए। जरूर यहाँ से कच्चा रास्ता नीचे वादी तक जाता था। जब दोनों डाकुओं को गए कुछ देर गुजर गई और हर तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया, तो नदीम पत्थर के पीछे से निकला और झुककर चलता सामने वाले तोदे की तरफ बढ़ने लगा। जिस चमचम बाई का उन्होंने जिक्र किया था वो सिवाय नजमी के और कोई नहीं हो सकती थी, और वो किसी खो में रस्सियों में जकड़ी पड़ी थी। ये खो सामने वाले तोदे में ही हो सकती थी, उसके अलावा कोई दूसरा गार वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था। नदीम दबे पांव चलता तोते के पास आकर बैठ गया। यहाँ उसे एक खोका धाना दिखाई दिया, जिसके बाहर लकड़ी का खोका पड़ा था और अंदर अंधेरा छा रहा था। नदीम को यह खतरा भी था कि कहीं अंदर नजमी के बजाय को डाकू न सो रहा हो। उसने जेब से पिस्तौल निकालकर पहले ही अपने हाथ में ले लिया था। वो तोते की दीवार के साथ लगकर इर्द गिर्द अंधेरे में आंखें फाड़े तकने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था। उसने खो के अंदर झांक कर देखा। उसे अंदर से किसी औरत के आहिस्ता आहिस्ता करहाने की आवाज सुनाई दी। अंदर कोई औरत ही थी, मर्द नहीं था। नदीम जल्दी से खो के अंदर दाखिल हो गया। अब उसको नजमी की कमजोर मुरझाई हुई आवाज सुनाई दी। वो ये समझी कि कोई डाकू अंदर आया है। चुनाचे उसने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे हाथ खोल दो पीछे से। नदीम के दिल पर जैसे तीर सा लगा। नजमी की यह हालत उसी की वजह से हुई थी। वो लपक कर अंधेरे में आवाज की तरफ बढ़ा और बोला, नजमी, मैं नदीम हूं। उसके बाद वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में नजमी की सिसकियां भरने की आवाज बार बार उभरने लगी। उसका सर नदीम के सीने से लगा था। नदीम की आंखों से भी आंसू गिरने लगे और नजमी अपना सर उसके सीने से लगाए सिसकियां भरने लगी। बहुत जल्दी नदीम को एहसास हो गया कि वो कहाँ पर है और किस मकसद के लिए वहां आया है। उसने नजमी की पेशानी को चूमते हुए कहा, नजमी, मुझे माफ कर देना, मैंने देर कर दी। अब जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। नदीम ने नजमी के पीछे बंधे हुए हाथों की रस्सियां खोल डाली। नजमी उठ खड़ी हुई और नदीम के सीने से अपना सर लगाकर बोली, नदीम, तुम अपनी जान खतरे में न डालो, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मेरी तो किस्मत में ही दर दर की ठोकरें लिखी हैं। वो दोनों सरगोशियों में बातें कर रहे थे। नदीम ने उसके सर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और पुरअज़म सरगोशी में बोला, नहीं, ऐसा नहीं कहो, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना है। चलो, हिम्मत करो, बाहर इस वक्त कोई नहीं, मेरे पीछे पीछे झुककर चली आना। नदीम ने जेब से पिस्तौल दोबारा निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया और तेजी से खो के बाहर सर निकालकर देखा। सामने छोटा सा हमवार सहन बिल्कुल खाली था। नदीम ने नजमी का हाथ पकड़ा और खो से बाहर निकल गया। दोनों अंधेरे में कमर झुकाए सहन पार करके सामने वाले टीले से जुड़े पत्थर की ओट में आ गए। नदीम ने नजमी के कान में सरगोशी की, यहाँ से हम नदी से हटकर नीचे उतरेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं, सारा रास्ता मैंने देख रखा है। नदीम ने नजमी का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर दूसरी जानिब टीले की ढलान उतरने लगा। ये रास्ता झाड़ियों से अटा हुआ था और मुखालिफ सिमत में नीचे वादी में जाता था। नदीम उस खो की तरफ भी नहीं जाना चाहता था जहां उसका कैनवस का थैला पड़ा था, क्योंकि वो जगह कच्चे रास्ते के करीब वाक़ थी और उसी रास्ते पर यकीनी तौर पर दोनों डाकू मौजूद होंगे। उतराई पर उनकी रफ्तार तेज थी, लेकिन जगह जगह लंबी घास और छोटी छोटी खाइयां उनका रास्ता रोक रही थी। अब नजमी को भी यकीन हो गया था कि वो फरार हो सकती है और वो नदीम के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाएगी। उसके अंदर भी जैसे एक नई ताकत आ गई थी। उसने नकाहत के एहसास को अपने जिस्म से दूर कर दिया और नदीम के पीछे पीछे तेज तेज कदमों से खाइयों और झाड़ियों से बचती नीचे उतरती जा रही थी।
ادھر یہ خطرہ بھی ضرور تھا مگر ابھی تک کوئی ڈاکو نے نہیں ملا تھا۔ ٹیلے کی آدھی اترائی اترنے کے بعد ندیم نے نجمی کو ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں ندیم، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، چلتے رہو۔ اور وہ ندیم کے آگے آگے چل پڑی۔ پھر ندیم بھی نہیں رکا۔ اندھیرے میں انہیں 5-7 فٹ کے فاصلے سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پستول ابھی تک ندیم کے ہاتھ میں تھا۔ نجمی نے اپنی پرانی ساڑی کمر کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ اس کے پاؤں میں ربڑ کی چپل تھی جس کی وجہ سے پاؤں بہت حد تک راستے کے کانٹوں سے محفوظ ہو گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ٹیلے سے نیچے اتر آئے۔ اب ان کے سامنے خشک نالا تھا جس میں اونچی اونچی گھاس اگ رہی تھی۔ ندیم نے اپنا رخ مزدوروں کی جھگیوں کی طرف کر لیا تھا جہاں اسے بوڑھا مسلمان بنگالی اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ ملا تھا۔ ندیم کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مزدوروں کی جھگیوں کے قریب سے ہو کر اسی طرف نکل جائے گا جس طرف سے بوڑھا بنگالی اپنی بیٹی کو لے کر گیا تھا۔ اسی طرف آگے جا کر، جیسا کہ بوڑھے نے کہا تھا، کوئی قصبہ تھا۔ اگرچہ وہاں بقول اس کے پولیس کی چوکی بھی تھی، لیکن ندیم نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اس قصبے کے قریب سے ہو کر گزر جائے گا۔ کم از کم ادھر انسانی آبادی تو تھی جہاں ڈاکوؤں کے آنے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ وہ نجمی کو ساتھ لے کر خشک نالے میں سے گزر کر اس کے دوسرے کنارے پر آ گیا جہاں سے وہ مزدوروں کی جھگیوں کی طرف چل پڑا۔ نجمی تھک گئی تھی۔ ندیم نے رک کر پوچھا، کیا تم آرام کرنا چاہتی ہو؟ نجمی نے ندیم کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ادھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بڑا ظالم ڈاکو ہے، وہ ضرور میری تلاش میں ادھر آ جائے گا۔ جب وہ کبھی کوئی واردات کرنے جاتا ہے تو واپس کس وقت آتا ہے؟ کبھی کبھی وہ دن کے وقت واپس آتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی آ جاتا ہے۔ فکر نہیں کرو، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ ڈاکو مان سنگھ آ بھی گیا تو میرے پستول کی ساری گولیاں اسے بھون کر رکھ دیں گی۔ 2 منٹ وہاں سستانے کے بعد ندیم اور نجمی پھر چل پڑے۔ ندیم کا خیال تھا کہ وہ مزدوروں کی جھگیوں کے پاس سے نکلے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اندھیرے میں وہ راستہ بھول گیا تھا اور جھگیاں اس کے پیچھے رہ گئی تھیں۔ چھتری نما جنگلی جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور اب اونچے دیودار کے درخت شروع ہو گئے تھے۔ ندیم کو یہ وہی جنگل لگا جس جنگل سے گزر کر وہ مان سنگھ کی کمین گاہ کی طرف آیا تھا۔ یہاں درختوں کے نیچے جھاڑیاں کم تھیں مگر گھاس بے تحاشا اگی ہوئی تھی۔ درختوں کے نیچے سے نکل کر وہ ذرا کھلی جگہ پر آئے تو ندیم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر ستارے مان پڑنے لگے تھے۔ رات ڈھل رہی تھی، صبح ہونے والی تھی۔ نجمی بیٹھ گئی۔ ندیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے میں راستہ بھول گیا ہوں، پر فکر مت کرو، مسلمان بنگالی کا قصبہ اسی جانب آگے ہوگا۔ پھر ندیم نجمی کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے نجمی کو مسلمان بنگالی اور اس کی بیٹی عائشہ کا قصہ مختصر الفاظ میں سنایا۔ جب اس نے نجمی کو بتایا کہ اس نے ہی ڈاکو مان سنگھ کے ایک ساتھی کو قتل کیا تھا تو نجمی نے ندیم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے تم پر بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے ندیم، تم نے ایک پرہیزگار اور حافظ قرآن مسلمان بچی کی عزت بچا کر بڑا نیک کام کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھی کی لاش آج ہی اوپر لے کر آئے تھے۔ ڈاکو مان سنگھ آگ بگولا ہو رہا تھا، انہوں نے نیچے کچھ مزدوروں کو قتل بھی کر ڈالا۔ ایک دم سے نجمی نے چونک کر اندھیرے میں ایک طرف دیکھا۔ ندیم نے جلدی سے نجمی کو نیچے کر دیا اور چیتے کی طرح اچھل کر جھاڑیوں کی طرف لپکا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے پتوں پر کوئی چل کر آ رہا ہے۔ ندیم نے پستول تان رکھا تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں گھوم پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہاں سے نکل چلو، ابھی ہم خطرے سے باہر نہیں آئے نجمی۔ انہوں نے ایک بار پھر جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ گھنا جنگل اب پیچھے رہ گیا تھا اور نسبتاً اونچا نیچا کھلا میدان شروع ہو گیا تھا۔ یہاں ناریل اور تاڑ کے درخت زیادہ اگے ہوئے تھے۔ وہ کھائیوں اور گھاٹیوں سے گزرتے چلے گئے۔ آسمان پر صبح کاذب کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ مشرق میں صبح کا تارا مان پڑ رہا تھا۔ منہ اندھیرے کی دھندلی روشنی میں انہیں میدان میں ابھری ہوئی سیاہ چٹانیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ ان سیاہ زنگالو چٹانوں سے نکلے تو مشرق میں دور ناریل اور تاڑ کے درختوں کے عقب سے سورج کا لرزتا و سنہری مکھڑا ابھرنے لگا۔ اس کی سنہری روشنی چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ آگے ایک ندی آ گئی۔ انہوں نے ندی پر جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ ندی زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ ندیم ندی میں اتر گیا۔ پانی اس کی کمر تک آتا تھا۔ نجمی بھی پانی میں اتر گئی۔ ندی کے دوسرے کنارے پر آ کر نجمی نے اپنی گیلی ساڑی بیٹھ کر نچوڑی اور ندیم کے ساتھ چلنے لگی۔ ہم کلکتے سے کتنی دور ہوں گے ندیم؟ تمہیں اندازہ تو ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم کلکتے سے کافی دور ہیں ابھی۔ میں چاہتا ہوں کہ غیر آباد راستوں سے ہوتے ہوئے ہی ہم کلکتے کے مضافات میں پہنچے، کیونکہ مسلمان بنگالی کا قصبہ اب شاید ہمیں نہ ملے۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا۔ انہیں پہلی بار سامنے کچھ کھیت اور ایک باغ دکھائی دیا۔ باغ کی چار دیواری کو کیلے کے پتوں نے گھیر رکھا تھا۔ ندیم نے نجمی کو کھیت کے کنارے ایک طرف بیٹھنے کو کہا اور خود باغ کی جانب بڑھا۔ نجمی کھیت کے کنارے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ دھان کے کھیت تھے اور فصل کافی اونچی ہو رہی تھی۔ ندیم باغ میں کیلے کے درختوں کے نیچے آ کر رک گیا۔ درختوں پر کیلے کے زرد گچھے لٹک رہے تھے۔
उसने एक गुच्छा चाकू से काटकर हाथ में थामा और नजमी के पास आकर जमीन पर बैठ गया। उन्होंने पेट भरकर केले खाए। ये केले छोटे मगर बेहद मीठे थे। नदीम इधर उधर देखकर बोला, बाग में कोई रखवाला भी नहीं था, आसपास कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा, शायद आगे कोई आबादी हो। ये बाग और खेत किसी गांव की मौजूदगी का सबूत है। हमें आबादी से दामन बचाकर निकलना होगा। तुम तो जानती हो कलकत्ता की पुलिस मेरी तलाश में है। वो आगे रवाना हो गए। चलते हुए नदीम ने नजमी को अपने साथ गुजरे हुए सारे वाकयात कह सुनाए कि वो किस तरह फकीरे की मदद से जेल से फरार हुआ और फिर किस तरह एक ट्रक में बैठकर लखनऊ पहुंचा और वहां से कलकत्ता आया ताकि उसे जहन्नुम से निकालकर अपने साथ मशरकी पाकिस्तान ले जाए। नजमी, मैं अब तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगा। सेठ जब्बार बड़ा नेकदिल मुसलमान है। वो हमें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा देगा। मशरकी पाकिस्तान हमारा अपना वतन है। हम वहां पहुंचते ही शादी कर लेंगे, फिर लाहौर चले जाएंगे। तुम सुन रही हो ना? नजमी ने चलते चलते गहरी निगाह नदीम पर डाली पर कोई जवाब नहीं दिया। सूरज की रोशनी में नदीम ने देखा कि नजमी की आंखों पे हलके पड़ गए थे। उसका रंग जो लाहौर में कभी सुर्ख सफेद हुआ करता था अब जर्दी माइल सब्जा हो गया था। नदीम ने पीछे गर्दन घुमाकर देखा। वो मानसिंह के इलाके से निकल आने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा। सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि वो नजमी को भी जहन्नुम से अपने साथ निकाल लाया था। ये खुदा की मेहरबानी और मदद से नदीम ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। उसे ये मालूम था कि अब तक मानसिंह के साथी नजमी की तलाश में आसपास के जंगलों में निकल चुके होंगे, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि वो डाकुओं की कमीनगाह से काफी दूर निकल आया था। एक ऊंचे से टीले से वो नीचे उतरे तो उन्हें बाएं जानिब ताड़ के दरख्तों में ढलानी छतों वाले मकानों से कहीं कहीं धुआं उठता नजर आया। ये कोई गांव था। गांव के बाहर तालाब था जहां कुछ औरतें बैठी कपड़े धो रही थीं। अगर तुम इन औरतों से मालूम कर लो कि शहर यहाँ से कितनी दूर है और किस तरफ है तो हमें बड़ी आसानी होगी। तुम बंगला रवानी से बोल लेती हो। तुम जाओ, मैं इस जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नजमी तालाब की तरफ चल दी और नदीम एक झाड़ी की ओर में होकर बैठ गया। वो पिस्तौल हाथ में लिए नजमी को बराबर देख रहा था। नजमी भी बंगाली साड़ी में मलबूस थी और शक्ल सूरत से बिल्कुल बंगाली औरत लगती थी। वो औरतों से बातें करने लगी और फिर वापस आ गई। उसने वापस आकर नदीम से कहा, यहाँ से 2 कोस आगे धूल घाट का कस्बा है। उस कस्बे से शुमाल मगरिब की तरफ 3 कोस पर बड़ी सड़क है जहां से लारियां कलकत्ते की तरफ जाती हैं। नदीम ने अपने दिल में सोच रखा था कि वो नजमी को वापस गुना की बस्ती यानी सोनागाची में नहीं जाने देगा। वो उसे अपने साथ सेठ जब्बार के जकरिया स्ट्रीट वाले होटल में ले जाएगा और फिर उसे वहीं से बॉर्डर क्रॉस करा के मशरकी पाकिस्तान ले जाएगा। इस मकसद के लिए वो कलकत्ता शहर में रात के वक्त पहुंचना चाहता था ताकि वो अंधेरे में पहचाना ना जा सके। उसने नजमी को अपने इरादे से आगाह नहीं किया था। वो कलकत्ता पहुंचकर उसे ये बात बताना चाहता था। नदीम को यकीन था कि वो नजमी को वापस मशरकी पाकिस्तान ले जाने पर राजी कर लेगा। मेरा दिन की रोशनी में कलकत्ते जाना खतरनाक है। तुम्हें तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी पर मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। इसीलिए मेरी राय है कि हमें दिन किसी जगह छुपकर गुजार देना चाहिए। जब रात होगी तो हम धूलघाट से आगे सड़क पर कोई लारी पकड़कर कलकत्ता रवाना हो जाएंगे। तुम कलकत्ते कहाँ जाओगे? क्या अपने सेठ जब्बार के पास ही जाओगे? और कहाँ जा सकता हूँ? असल में तो मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाने के लिए आया था। मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगा कि अपने दुश्मनों से बदला लेने का ख्याल दिल से निकाल फेंको। इन लोगों से बदला लेने से होगा क्या? कुछ भी नहीं। ये बहरहाल हमारा मुल्क नहीं है, दुश्मन मुल्क है। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में ही तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। और फिर क्या तुम्हें अपना शहर लाहौर याद नहीं आता? याद करो, हमने वहाँ कितने हसीन दिन गुजारे हैं। वो हमारा वतन है, वहाँ हमारा सब कुछ है। नजमी ने अपना हाथ नदीम के होंठों पर रख दिया। खुदा के लिए मुझे मेरे माजी के हसीन दिन ना याद दिलाओ। मैं उन्हें भूल जाना चाहती हूँ। वो नजमी मर चुकी है जिसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखा था और तुम्हारे साथ घर छोड़कर भाग गई थी। जिन लोगों ने मेरी इज्जत का खून किया, मैं उन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? अगर मैंने उनसे इंतकाम ना लिया तो मुझे कब्र में भी चैन नसीब नहीं होगा और तब मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। उठो, हमें कलकत्ते जाना है। नजमी उठकर धान के खेतों के दरमियान बनी हुई पगडंडी पर चलने लगी। नदीम नाउम्मीद नहीं हुआ था। वो नजमी को गुना की बस्ती में छोड़कर वापस लाहौर नहीं जा सकता था। उसने सोचा कि कलकत्ता पहुंचकर वो उसे रजामंद और कायल करने की एक और कोशिश करेगा। खेतों, मैदानों और वीरानों में से गुजरते हुए वो दोपहर के वक्त धूलघाट कस्बे से कुछ फासले पर पहुंचकर रुक गए। धूप निकली हुई थी। धूलघाट कस्बे के 1 मंजिला 2 मंजिला कच्चे पक्के खपरेल के छतों वाले मकान आम के दरख्तों के झुंड से साफ नजर आ रहे थे। कस्बे के बाहर खेतों में बंगाली किसान धोतियां पहने हुए हल चला रहे थे। कुछ फासले पर एक बंगाली किसान ताड़ के दरख्त पर ताड़ी के लिए मिट्टी के हंडिया उतारने ऊपर चढ़ाने जा रहा था।
یہ ہنڈیا کسان شام کے وقت تاڑ کے درخت کی شاخ کاٹ کر اوپر باندھ دیتے ہیں. ساری رات تاڑ کا دودھ ایسا رس قطرہ قطرہ اس میں ٹپکتا رہتا ہے. اگر یہ ہنڈیا سورج نکلنے سے پہلے درخت سے اتار لی جائے تو اس تاڑی میں نشہ بالکل نہیں ہوتا اور اس کا ذائقہ بالکل دہی کی لسی جیسا ہوتا ہے. لیکن اگر اسے دوپہر کے وقت اتارا جائے تو دھوپ کی وجہ سے اس پہ نشہ پیدا ہو جاتا ہے. ندیم نے نجمی سے کہا, ہمیں آبادی اور لوگوں سے دور رہ کر چلنا چاہیے. وہ ایک چکر کاٹ کر قصبے کے شمال مغرب کی طرف آ گئے. یہاں انہیں آم کے گنجان درخت تلے خالی جھوپڑی مل گئی. اس کی چھت پر ترئی کی زرد پھولوں والی بیل چڑھی ہوئی تھی. ہم اس خالی جھوپڑی میں دن کا باقی حصہ گزار سکتے ہیں. جب سورج غروب ہوگا اور شام ہو جائے گی تو بڑی سڑک پر جا کر کلکتے جانے والی لاری پکڑ لیں گے. نجمی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا. جھوپڑی میں زمین پر سوکھی گھاس بچھی ہوئی تھی. کونے میں 10-12 کچے ناریل پڑے تھے. ندیم نے چاقو سے 1-2 ناریل کاٹے اور اس کا پانی پی کر پیاس بجھائی, پر بھوک نہ مٹ سکی. قصبے کے مکان وہاں سے زیادہ دور نہیں تھے. میرے پاس پیسے ہیں, میرا خیال ہے میں قصبے میں جا کر کچھ کھانے کو لاتا ہوں. تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہوگی. تم مت جاؤ, میں جا کر لے آتی ہوں. میرے جانے میں بھلا کیا حرج ہے. یہ گمنام سا قصبہ ہے. یہاں کوئی پولیس کا آدمی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا مجھے. تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے. ممکن ہے مان سنگھ کا کوئی مخبر اس قصبے میں موجود ہو. تم جھونپڑی میں ہی بیٹھو, میں 1 منٹ میں کچھ لے کر آتا ہوں. نجمی کا دل نہیں مان رہا تھا, مگر ندیم جھونپڑی سے باہر نکل گیا. بھرا ہوا پستول اور چاقو اس کی جیکٹ کی جیب میں ہی تھی. اس نے جانے سے پہلے نجمی کو سارے روپے دے دیے, صرف 50 روپے اپنے پاس رکھے. جھونپڑی کے سامنے کٹا ہوا کھیت تھا. نجمی ندیم کو کھیت میں سے گزرتے دیکھ رہی تھی. اس کو لاہور کے وہ دن یاد آ گئے جب ندیم اس سے ملنے کے لیے یونیورسٹی میں آیا کرتا تھا اور وہ اسے کیمپس کے لان میں اپنی طرف آتے دیکھا کرتی تھی. وہ دن خواب کی طرح نگاہوں سے اجھل ہو گئے تھے. اس کے ایک چھوٹے سے غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے حالات نے ان دونوں کو کہاں سے کہاں لا پھینکا تھا. ندیم ناریل کے درختوں میں سے گزر کر قصبے کے مکانوں کے پاس پہنچ گیا. پھر وہ کونے والے 2 منزلہ مکان کی دیوار کے پیچھے چلا گیا. نجمی دل میں اس کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی. ندیم قصبے کے کونے والے مکان کی دیوار سے نکل کر قصبے کے چھوٹے سے بازار میں آ گیا. یہ چھوٹا سا بازار تھا جس میں 2-4 دکانیں ہی تھیں. ندیم جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے, سر کو ذرا سا جھکائے, مگر چاروں طرف سے پوری طرح باخبر بازار میں چلنے لگا. وہ کسی چائے خانے کی تلاش میں تھا جہاں سے اسے کچھ کھانے کو مل سکے. بنگال کے قصبوں اور یہاں تک کہ چھوٹے دیہاتوں میں بھی ایک آدھ بھنڈار ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں کانسی کے گلاسوں میں چائے وغیرہ مل جاتی ہے. ندیم کو ایک دکان کے باہر کچھ دیہاتی بینچ پر بیٹھے چائے پیتے نظر آئے. وہ اسی دکان کی طرف بڑھا. بازار بالکل خالی تھا. سامنے سے ایک آدمی سفید رنگ کے بیل کی رسی پکڑ اسے کھینچے لیے چلا آ رہا تھا. چائے کی دکان میں انگیٹھیوں کے پاس ایک ادھیڑ عمر کا بنگالی بیٹھا کیتلی میں چمچہ ہلا رہا تھا. ندیم نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس ڈبل روٹی یا بند وغیرہ ہوگا. اس نے ٹین کے صندوق میں سے ایک ڈبل روٹی نکالتے ہوئے پوچھا, کتنی ڈبل روٹی لو گے بابو؟ پوری ہی دے دو, ساتھ چٹنی وغیرہ مل جائے گی. چٹنی تو نہیں ہے, آلو کی بھجیا ہے, وہ ڈال دوں؟ ہاں وہی ڈال دو کسی دونے میں. دکاندار دونا تلاش کرنے لگا. اتنے میں ندیم کو موٹر کے انجن کی آواز سنائی دی. اس نے ذرا سا چونک کر سامنے بازار کی نکڑ کی طرف دیکھا. وہاں سے ایک سبز رنگ کی فوجی جیپ تیزی سے موڑ کاٹ کر بازار میں آ گئی. ندیم کا دل زور سے دھڑک اٹھا. نہیں, انہیں کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ ندیم نے سوچا. جیپ گرد کا غبار اڑاتی برق رفتاری سے چل کر ندیم کے پیچھے آن کھڑی ہوئی. ابھی ندیم سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ جیپ میں سے 4-5 فوجی چھلانگے لگا کر باہر کودے اور انہوں نے ندیم کو گھیرے میں لے لیا. ان کی برین گنوں کا رخ ندیم کی طرف تھا. ندیم کا رنگ اڑ گیا اور وہ ہکا بکا سا ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا. یہ بنگالی فوجی تھے اور ان کی وردیوں کا رنگ گہرا سبز تھا. ان کے افسر نے آگے بڑھ کر ندیم کو بازو سے پکڑ کر جیپ کی طرف زور سے دھکا دیا. ہم کل سے تیری تلاش میں مارے پھر رہے ہیں. اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اسے جیپ میں ڈال کر لے چلو. 3 فوجی لپک کر ندیم کی طرف بڑھے اور اسے دبوچ کر گھسیٹتے ہوئے جیپ کی طرف لے گئے. وہ کہتا ہی رہ گیا کہ میرا قصور کیا ہے, کیوں پکڑ رہے ہو مجھے؟ لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے جیپ میں ڈال کر 4 فوجی اس کے سامنے والی نشستوں پر برین گن اس پر تان کر بیٹھ گئے. فوجی افسر نے قریب آ کر کہا, تلاشی لو اس کی. تلاشی لینے پر ندیم کی جیب سے بھرا ہوا پستول, فالتو گولیاں اور کمانی دار چاقو برآمد ہو گیا. فوجی افسر نے طنزیہ ہنس کر کہا, سالا اسلحہ لیے پھر رہا ہے. پاکستانی جاسوسوں کو یہاں اسلحہ کون سپلائی کرتا ہے؟ ابھی معلوم ہو جائے گا. چلو ہیڈ کوارٹر کی طرف. فوجی افسر اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور جیپ تیزی سے بازار سے نکل کر اس کچے راستے پر آ گئی جہاں سے گزر کر ندیم قصبے میں داخل ہوا تھا. نجمی جھوپڑی کے باہر ایک طرف درخت کی اوٹ میں کھڑی ندیم کی واپسی کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اس نے ایک ملٹری جیپ کو قصبے کے بازار سے نکل کر کچے راستے پر آتے دیکھا. اس کا دل دھک سے رہ گیا.
اس کی نگاہوں نے ندیم کو کھلی جیپ میں فوجیوں کے نرغے میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ ندیم بھی سر جھکا جھوپڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی مضطرب اور اداس نگاہیں جھوپڑی پر لگی ہوئی تھی جہاں اسے نجمی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نجمی جھوپڑی کے درخت کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے فوجی جیپ ندیم کو لے کر اس کچے راستے پر گرد دھول اڑاتی دوڑتی چلی گئی جو دھول گھاٹ قصبے سے بڑی سڑک کی طرف جاتی تھی اور جہاں سے انہیں آج شام کو اندھیرا ہو جانے کے بعد کلکتے جانے والی لاری پکڑنی تھی۔ یہاں پر پارٹ 19 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 20 سماعت فرمائیں۔